जिस दिन अदालत से मेरा तलाक मंजूर हुआ, उस दिन आसमान में बादल नहीं थे, लेकिन मेरी ज़िंदगी पर जैसे अंधेरा छा गया था। 10 साल पहले जिस घर में मैं दुल्हन बनकर आई थी, उसी घर से आज मैं एक बैग और कुछ पुराने सामान लेकर निकल रही थी। मेरे पति विक्रम ने जाते जाते सिर्फ रिश्ता नहीं तोड़ा था, उसने मेरी इज्जत, मेरा आत्मविश्वास और मेरे अपने लोगों का भरोसा भी मुझसे छीन लिया था। अदालत के बाहर खड़ी मैं बार बार उस कागज़ को देख रही थी जिस पर मेरे और उसके नाम के बीच आखिरी रिश्ता भी खत्म हो चुका था। विक्रम अपनी नई चमचमाती कार में बैठकर चला गया। उसके चेहरे पर जीत का भाव था, जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। मैं फुटपाथ पर खड़ी उसे दूर जाते हुए देखती रही। एक समय था जब मैं उसके हर सपने का हिस्सा थी और आज मैं उसकी ज़िंदगी का सबसे अनचाहा अध्याय बन चुकी थी। अगले कुछ हफ्ते मेरे लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। रिश्तेदारों ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। जिन लोगों के घर में त्यौहार पर जाया करती थी, उन्होंने अचानक दूरी बना ली। विक्रम ने सोशल मीडिया पर ऐसी कहानी फैला दी कि लोग मुझे ही गलत समझने लगे थे। उसने खुद को एक बेचारा पति और मुझे लालची और घमंडी औरत की तरह पेश किया था। मैं चाहकर भी किसी को सच नहीं बता पा रही थी। धीरे धीरे मेरी बची हुई जमा पूंजी भी खत्म होने लगी। आखिर मुझे शहर के पुराने इलाके में एक छोटा सा किराए का कमरा लेना पड़ा। कमरे में एक टूटी हुई अलमारी, एक पंखा और एक छोटी खिड़की थी। यही अब मेरी दुनिया थी। एक रात मकान मालिक मेरे दरवाजे पर आया। उसकी आवाज़ में शक्ति थी। नेहा जी, अगले हफ्ते तक किराया नहीं मिला तो कमरा खाली करना पड़ेगा। मैं सिर्फ सिर झुकाकर रह गई। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। उसके जाने के बाद मैं देर तक कमरे में बैठी रही। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी मेरी नज़र पुराने बक्से पर पड़ी जिसमें माँ की कुछ निशानियाँ रखी थी। मैंने बक्सा खोला। उसमें कुछ पुरानी तस्वीरें, एक साड़ी और चांदी की एक पायल रखी हुई थी। यह वही पायल थी जिसे माँ हमेशा संभाल कर रखती थी। मैंने बचपन में कई बार पूछा था कि यह इतनी खास क्यों है, लेकिन माँ हर बार मुस्कुराकर बात टाल देती थी। उस रात मैं देर तक पायल को हाथ में लेकर बैठी रही। आंखों में आंसू थे। ऐसा लग रहा था जैसे माँ सामने बैठी हो, लेकिन मजबूरी इंसान से सब कुछ करवा देती है। अगले दिन मैंने फैसला कर लिया कि पायल बेचनी पड़ेगी। शायद उससे इतना पैसा मिल जाए कि कुछ महीने गुजर जाए। शाम को मैं पुराने बाजार पहुंची। वह बाजार शहर के सबसे पुराने हिस्से में था। सकरी गलियां, जर्जर इमारतें और वर्षों पुरानी दुकानें। ऐसा लगता था जब हर दीवार के पीछे कोई कहानी छिपी हो। मैं एक छोटी सी चांदी और सोने की दुकान में दाखिल हुई। दुकान का मालिक लगभग 70 साल का बूढ़ा आदमी था। उसके सफ़ेद बाल और झुकी हुई कमर उसकी उम्र बता रहे थे। उसने चश्मा ठीक करते हुए मेरी तरफ देखा। क्या बेचना है बेटी? उसने पूछा। मैंने धीरे से पायल काउंटर पर रख दी। बूढ़े ने पायल उठाई और ध्यान से देखने लगा। पहले तो उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसकी आंखें फैल गई। उसने पायल को पलटा और अंदर बने एक छोटे से निशान को देखने लगा। उसके हाथ कांपने लगे। यह तुम्हें कहाँ मिली? उसने घबराई हुई आवाज़ में पूछा। मेरी माँ की थी, मैंने जवाब दिया। तुम्हारी माँ का नाम? सावित्री। जैसे ही मैंने यह नाम लिया, बूढ़ा आदमी कुर्सी से लगभग उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अविश्वास था। हे भगवान, वह बुदबुदाया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या हुआ? मैंने पूछा। उसने तुरंत दुकान का शटर आधा गिरा दिया। अब दुकान में सिर्फ हम दोनों थे। वह मेरे करीब आया और बोला, बेटी, क्या तुम्हारी माँ एक आँख के ऊपर छोटा सा निशान था? मैं चौंक गई। हाँ था, लेकिन आपको कैसे पता? उसने कुर्सी पकड़ ली। क्योंकि मैं उन्हें जानता था। मेरी सांस जैसे रुक गई। माँ ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इस आदमी का जिक्र नहीं किया था। मैं कुछ पूछ पाती उससे पहले बूढ़े ने कांपते हाथों से एक पुराना नंबर मिलाया। उसने सिर्फ इतना कहा, साहब,
लगता है वह लड़की मिल गई। फ़ोन कट गया। मैं पूरी तरह घबरा चुकी थी। कौन लड़की? मैंने तेज़ आवाज़ में पूछा। बूढ़े ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, जिसे 20 साल से खोजा जा रहा था। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आप क्या कह रहे हैं? उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद वह कुछ बोलने ही वाला था कि दुकान के बाहर अचानक कई गाड़ियों के रुकने की आवाज़ आई। काले रंग की 2 SUV दुकान के सामने आकर रुकी। कुछ लोग बाहर उतरे। उनके बीच एक लंबा, गंभीर चेहरा वाला बुजुर्ग व्यक्ति था। उसके चेहरे पर अजीब सा अधिकार और डर दोनों दिखाई दे रहे थे। वह धीरे धीरे दुकान के अंदर आया। उसकी नज़र सबसे पहले पायल पर गई, फिर मेरे चेहरे पर आकर रुक गई। कुछ सेकंड तक वह मुझे देखता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी खोई हुई चीज़ को अचानक वापस पा गया हो। उसकी आंखें नम हो गई। उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, बिल्कुल सावित्री जैसी। मेरा दिल और तेज़ी से धड़कने लगा। आप कौन हैं? मैंने पूछा। बुजुर्ग की आंख भर आई। उसने कांपते हाथ से मेरी तरफ इशारा किया और बोला, यह सवाल मैं पिछले 20 साल से सुनने का इंतज़ार कर रहा था। दुकान में गहरा सन्नाटा छा गया। फिर उसने एक ऐसी बात कही जिसने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। नेहा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें इसलिए छिपाया था क्योंकि कुछ लोग तुम्हें जिंदा नहीं देखना चाहते थे। मेरे हाथ से पायल लगभग गिर गई। मैं अवाक खड़ी रह गई। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरी माँ का अतीत इतना बड़ा रहस्य छिपाया बैठा है। दुकान के अंदर सन्नाटा छाया हुआ था। नेहा की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके सामने खड़ा यह आदमी कौन है और उसकी माँ के बारे में इतना वह कैसे जानता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने पायल को कसकर अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। आप कौन हैं? उसने दोबारा पूछा। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। उसकी आंखों में ऐसा दर्द था जो शायद कई सालों से दबा हुआ था। मेरा नाम शेखर प्रताप है, उसने कहा, और मैं तुम्हारी माँ का सबसे बड़ा कर्जदार हूँ। नेहा हैरानी से उसे देखती रही। कर्जदार? हाँ, अगर तुम्हारी माँ उस रात मेरी मदद न करती तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होता। नेहा के लिए यह सब किसी पहले जैसा था। उसकी माँ ने तो कभी अपने अतीत के बारे में खुलकर बात ही नहीं की थी। शेखर ने इशारा किया और कहा, यहाँ नहीं, हमें कहीं और चलकर बात करनी होगी। कुछ देर बाद नेहा उनकी गाड़ी में बैठी थी। शहर की सड़कों पर गाड़ी दौड़ रही थी और उसके मन में सवालों का तूफान चल रहा था। लगभग आधे घंटे बाद गाड़ी एक पुराने लेकिन भव्य बंगले के सामने रुकी। बंगले की दीवारों पर समय के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसकी शान अब भी बरकरार थी। अंदर पहुंचते ही शेखर ने एक नौकर से चाय लाने को कहा और फिर एक पुरानी अलमारी से फाइल निकालकर मेज पर रख दी। यह सब तुम्हारी माँ से जुड़ा है। नेहा ने कांपते हाथों से फाइल खोली। पहले ही पन्ने पर उसकी माँ की तस्वीर थी, लेकिन यह तस्वीर उस सावित्री की नहीं थी जिसे वह जानती थी। तस्वीर में उसकी माँ आत्मविश्वास से भरी हुई एक बड़ी सभा को संबोधित कर रही थी। उनके पीछे दर्जनों महिलाएं खड़ी थी। नेहा की आंखें फैल गई। यह क्या है? शेखर हल्का मुस्कुराया। तुम्हारी माँ सिर्फ एक साधारण महिला नहीं थी। 20 साल पहले वह महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली सबसे बहादुर महिला में से एक थी। नेहा को विश्वास ही नहीं हुआ। उसकी माँ तो हमेशा साधारण जिंदगी जीती थी। शेखर ने आगे बताया, उस समय शहर में कुछ बड़े लोग गरीब महिलाओं के नाम पर सरकारी योजनाओं का पैसा खा रहे थे। तुम्हारी माँ ने उनके खिलाफ सबूत जुटाए थे। फिर हम लोगों ने उन्हें चुप कराने की कोशिश की। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। नेहा को अचानक अपनी माँ की कई बातें याद आने लगी। हर कुछ साल में घर बदलना, किसी से ज़्यादा मेलजोल ना रखना, हर नए शहर में नई शुरुआत करना। तब उसे लगता था कि उसकी माँ बेवजह डरती है, लेकिन अब धीरे धीरे सब समझ आने लगा था। क्या उन लोगों ने माँ को धमकी दी थी? नेहा ने पूछा। शेखर ने सिर हिलाया। सिर्फ धमकी नहीं, उन्होंने हमला भी कराया था।
नेहा के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसी समय शेखर ने एक और तस्वीर उसकी तरफ बढ़ाई। तस्वीर में 4 आदमी थे। उनमें से एक चेहरे को देखते ही नेहा की आंखें सिकुड़ गई। वह आदमी उसे जाना पहचाना लग रहा था। कुछ सेकंड बाद उसे याद आया, वह आदमी कोई और नहीं बल्कि धर्मेश चौहान था, जो आज शहर का सम्मानित समाज सेवी कहलाता था और टीवी चैनलों पर बड़े बड़े भाषण देता फिरता था। यह धर्मेश चौहान है। हाँ, शेखर ने कहा, और वही उन लोगों का नेता था। नेहा को विश्वास नहीं हुआ। जिस आदमी को पूरा शहर सम्मान देता था, वही उसकी माँ की बर्बादी का जिम्मेदार था। उसी समय उसका फोन बजा। स्क्रीन पर विक्रम का नाम चमक रहा था। नेहा कुछ पल उसे देखती रही, फिर कॉल उठा ली। कैसे हो? विक्रम की आवाज़ में हमेशा की तरह कार था। ठीक हूँ। सुना है किसी अमीर बुजुर्ग के साथ घूम रही हो आजकल? नेहा चुप रही। विक्रम हंस पड़ा। देखा, आखिर तुम्हें भी किसी का सहारा ढूंढना पड़ा। पहले वाली नेहा होती तो शायद रो पड़ती, लेकिन आज कुछ बदल चुका था। उसने शांत स्वर में कहा, सहारा और सम्मान में फर्क होता है विक्रम। कुछ पल के लिए दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। फिर विक्रम बोला, तुम जितनी जल्दी अपनी औकात समझ लो उतना अच्छा होगा। नेहा मुस्कुरा दी। मेरी औकात मुझे अब धीरे धीरे पता चल रही है। और उसने फ़ोन काट दिया। विक्रम शायद पहली बार उसकी आवाज़ में डर की जगह आत्मविश्वास सुन रहा था। उधर शेखर उसे गौर से देख रहा था। यही हिम्मत तुम्हारी माँ में भी थी, उसने कहा। नेहा की आंखें नम हो गई। बचपन से उसने अपनी माँ को संघर्ष करते देखा था, लेकिन आज पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि उसकी माँ कमज़ोर नहीं बल्कि बेहद मजबूत महिला थी। तभी शेखर ने मेज पर रखी आखिरी फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। यह क्या है? नेहा ने पूछा। शेखर की आंखें गंभीर हो गई। इसमें उन लोगों के नाम हैं जिन्होंने तुम्हारी माँ को बर्बाद करने की साजिश रची थी। नेहा ने फाइल खोली। पहला नाम देखकर उसका दिल धक से रह गया, क्योंकि उस सूची में एक ऐसा नाम था जिसे देखकर उसकी दुनिया एक बार फिर हिलने वाली थी। वह नाम किसी अजनबी का नहीं था, बल्कि उसके अपने परिवार के एक सदस्य का था। और उसी क्षण उसे समझ आ गया कि उसकी माँ के साथ विश्वासघात बाहर वाले ने नहीं, घर के किसी अपने ने भी किया था। नेहा की उंगलियां कांप रही थी। उसने फाइल को दोबारा देखा। उसे उम्मीद थी कि शायद उसने नाम गलत पढ़ लिया हो, लेकिन ऐसा नहीं था। वह नाम साफ साफ लिखा हुआ था, महेश वर्मा। उसकी सांस अटक गई। महेश वर्मा उसके सगे मामा थे, वही मामा जो माँ के अंतिम संस्कार में सबसे ज़्यादा रोए थे। मामा का नाम सम्मान से लेती थी। उन्हें कभी पता ही नहीं चला कि उनके साथ विश्वासघात किसने किया था। उसी समय शेखर ने मेज पर एक पुराना लिफाफा रखा। उसके अंदर कुछ तस्वीरें और दस्तावेज थे। तस्वीरों में महेश और धर्मेश कई बार साथ साथ दिखाई दे रहे थे। तारीखें भी वही थी जब उसकी माँ मुश्किलों से गुजर रही थी। अब सबकी कोई गुंजाइश नहीं बची थी। नेहा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार दर्द के साथ गुस्सा भी था। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी माँ ने कितनी बड़ी लड़ाई अकेले लड़ी थी। तभी उसका फ़ोन फिर बजा। इस बार कॉल मामा महेश का था। नेहा कुछ सेकंड स्क्रीन को देखती रही, फिर उसने कॉल उठा ली। बेटा कैसी हो? उधर से वही अपनापन भरी आवाज़ आई, जिसे सुनकर वह हमेशा पिघल जाती थी। लेकिन आज सब बदल चुका था। मैं ठीक हूँ मामा, उसने शांत स्वर में कहा। अच्छा है, सुना है आजकल कुछ पुराने मामलों में दिलचस्पी ले रही हो। नेहा चौकन्नी हो गई। उसे समझ आ गया कि खबर उन तक पहुंच चुकी है। हाँ, माँ के बारे में जानने की कोशिश कर रही हूँ। दूसरी तरफ कुछ पल खामोशी रही। फिर महेश हंस पड़ा। पुरानी बातों को भूल जाओ बेटा, मरे हुए लोगों की कहानियाँ खोदने से कुछ नहीं मिलता। नेहा की आंखें सख्त हो गई। कभी कभी सच मिल जाता है। इस बार मामा चुप हो गए। कुछ सेकंड बाद उन्होंने कहा, हर सच जानना जरूरी नहीं होता।
और फ़ोन कट गया। नेहा समझ चुकी थी कि उसके सवालों से कुछ लोग डरने लगे हैं। अगले दिन उसने फैसला किया कि वह सीधे धर्मेश चौहान से मिलेगी। शहर के बीचों बीच धर्मेश का विशाल कार्यालय था। बाहर उसके बड़े बड़े पोस्टर लगे थे जिन पर लिखा था, समाज सेवा ही मेरा धर्म है। यह देखकर नेहा के होठों पर कड़वी मुस्कान आ गई। रिसेप्शन पर अपना नाम बताने के बाद उसे अंदर भेज दिया गया। धर्मेश एक आलीशान कमरे में बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन जैसे ही उसने नेहा को देखा, उसकी आंखों में एक पल के लिए बेचैनी तैर गई। आइए बैठिए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। नेहा उसकी आंखों में देखती रही। क्या आप मेरी माँ सावित्री को जानते थे? धर्मेश का चेहरा एक क्षण के लिए सख्त हो गया, लेकिन अगले ही पल वह संभल गया। बहुत साल पुरानी बात है, याद नहीं। नेहा ने मेज पर एक तस्वीर रख दी। तस्वीर में धर्मेश और महेश साथ खड़े थे। धर्मेश की मुस्कान गायब हो गई। अब याद आया? नेहा ने पूछा। कमरे का माहौल अचानक भारी हो गया। धर्मेश कुर्सी पर पीछे टिक गया। तुम्हारी माँ जिद्दी औरत थी, उसने धीमे स्वर में कहा। नेहा के भीतर आग भड़क उठी। और आप? धर्मेश हल्का हंसा। मैं सिर्फ एक सफल आदमी हूँ। नेहा खड़ी हो गई। नहीं, आप वह आदमी हैं जिसने कई लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की है। धर्मेश की आंखों में अब खुली हुई नाराज़गी दिखाई दे रही थी। सावधान रहना लड़की, उसने कहा। कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे लगते हैं। नेहा ने बिना डरे जवाब दिया। और कुछ दरवाजे खुलते ही कई नकाब गिर जाते हैं। इतना कहकर वह बाहर निकल आई, लेकिन उसे नहीं पता था कि धर्मेश उसे जाते हुए खिड़की से देख रहा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने तुरंत किसी को फ़ोन मिलाया। नेहा को रोकना होगा, उसने दबी आवाज़ में कहा। वह अपनी माँ से ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। उधर नेहा कार्यालय से बाहर निकल चुकी थी, लेकिन उसे एहसास नहीं था कि उसकी ज़िंदगी अब पहले से कहीं ज़्यादा बड़े खतरे में प्रवेश कर चुकी है। धर्मेश चौहान के कार्यालय से निकलने के बाद नेहा को पहली बार महसूस हुआ कि वह सच के बहुत करीब पहुंच चुकी है। उसकी माँ के साथ जो हुआ था वह कोई साधारण घटना नहीं थी। उसके पीछे ऐसे लोग थे जो वर्षों से अपनी झूठी इज्जत और ताकत के सहारे बचते आए थे, लेकिन अब उनके चेहरे से नकाब उतरने लगे थे। उसी शाम जब नेहा अपने किराए के कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि दरवाजे का ताला टूटा हुआ है। उसका दिल जोर से धड़क उठा। वह तेजी से अंदर गई। कमरे का सारा सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी खुली हुई थी। कपड़े फर्श पर पड़े थे, जैसे कोई किसी खास चीज़ की तलाश कर रहा हो। नेहा ने घबराकर माँ की पायल देखी। वह अभी भी उसके बैग में सुरक्षित थी। उसने राहत की सांस ली, लेकिन साथ ही उसे समझ आ गया कि यह कोई साधारण चोर नहीं था। कोई उसे डराने की कोशिश कर रहा था। उसी समय उसका फ़ोन बजा। दूसरी तरफ शेखर थे। नेहा, तुम ठीक हो? उन्होंने चिंतित स्वर में पूछा। हाँ, लेकिन किसी ने मेरे कमरे में घुसकर सब तहस नहस कर दिया है। कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर शेखर बोले, मैंने अंदाज़ा लगाया था कि ऐसा हो सकता है। अब तुम्हें सावधान रहना होगा। अगले दिन शहर के एक बड़े अखबार में नेहा के खिलाफ झूठी खबर छपी। उसमें लिखा था कि वह लोगों से पैसे ऐंठने के लिए अपनी माँ की पुरानी कहानी का इस्तेमाल कर रही है। खबर के नीचे उसकी तस्वीर भी छपी। नेहा समझ गई कि यह धर्मेश की नई चाल है, लेकिन इस बार उसने चुप रहने का फैसला नहीं लिया। उसने उन महिलाओं से संपर्क करना शुरू किया जिनकी मदद उसकी माँ ने वर्षों पहले की थी। धीरे धीरे कई महिलाएं उनके साथ खड़ी होने लगी। उनमें से एक महिला सुजाता थी, जो आज एक सफल उद्यमी बन चुकी थी। उसने नेहा को बताया कि उसकी माँ ने बिना किसी स्वार्थ के सैकड़ों महिलाओं की ज़िंदगी बदली थी। कुछ ही दिनों में ऐसी दर्जनों महिलाएं सामने आने लगी। हर किसी के पास सावित्री की अच्छाई और संघर्ष की कहानी थी। उधर धर्मेश की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे लग रहा था कि जो सच उसने 20 साल से दबा रखा था वह अब बाहर आने वाला है। इसी बीच नेहा ने एक और बड़ा फैसला लिया। उसने अपने मामा महेश का सामना करने का निश्चय किया। वह सीधे उनके घर पहुंच गई। महेश उसे देखकर घबरा गए, लेकिन मुस्कुराने की कोशिश करने लगे। अरे बेटा, अचानक कैसे आना हुआ?
नेहा ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा। माँ के बारे में कुछ सवाल पूछने थे। महेश के चेहरे का रंग उड़ गया। नेहा ने धीरे से वह तस्वीर उनके सामने रख दी जिसमें वे धर्मेंद्र के साथ खड़े थे। कुछ पल के लिए महेश बिल्कुल चुप हो गए, फिर उन्होंने नजरें झुका ली। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। माँ ने आप पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया था, आपने ही उनके साथ ऐसा क्यों किया? महेश की आंखें भर आई। वर्षों से दबा हुआ अपराध बोझ जैसे बाहर निकलने लगा। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे लगा था कि मुझे सिर्फ कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करने हैं, लेकिन बाद में जब सब बिगड़ गया तब बहुत देर हो चुकी थी। नेहा का दिल टूट गया। वह उम्मीद कर रही थी कि शायद कोई गलतफहमी होगी, लेकिन अब सच उसके सामने था। उसी समय महेश ने एक और बात बताई जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा कि धर्मेश के पास आज भी ऐसे दस्तावेज हैं जो उसकी माँ को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। अगर वे दस्तावेज सामने आ जाए तो पूरी सच्चाई साबित हो सकती है। नेहा को लगा जैसे अंधेरे में उसे पहली रोशनी दिखाई दी हो, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी रात धर्मेश चौहान ने अपनी सबसे खतरनाक चाल चलने का फैसला कर लिया था। उसने अपने लोगों को आदेश दिया कि किसी भी कीमत पर नेहा को सच तक पहुंचने से रोका जाए। दूसरी तरफ नेहा अपनी माँ की तस्वीर के सामने बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उनमें डर नहीं था। उसने तस्वीर को देखकर कहा, माँ, इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगी। जिन्होंने आपकी ज़िंदगी बर्बाद की थी उन्हें अपने कर्मों का हिसाब देना ही होगा। और उसी पल उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अगली सुबह उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक दिन बनने वाला है। अगली सुबह नेहा की आँख खुली तो उसके फ़ोन पर दर्जनों मिस्ड कॉल थी। ज़्यादातर कॉल शेखर की थी। उसने तुरंत वापस फ़ोन मिलाया। दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज़ आई, नेहा, तुम ठीक हो? नेहा चौंक गई। हाँ, क्या हुआ? शेखर ने राहत की सांस ली। कल रात से तुम्हारा फ़ोन बंद था। मुझे लगा कहीं धर्मेश ने कोई नई चाल न चल दी हो। नेहा कुछ पल चुप रही। उसे भी महसूस हो रहा था कि हालात अब सामान्य नहीं रहे थे। सच के जितना करीब वह पहुंच रही थी, खतरा उतना ही बढ़ता जा रहा था। उसी दिन दोपहर को शहर के टाउन हॉल में एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला था। धर्मेश चौहान वहाँ मुख्य अतिथि था। शहर के बड़े अधिकारी, व्यापारी और मीडिया के लोग भी मौजूद रहने वाले थे। शेखर ने नेहा को बताया कि यही सही मौका है। अगर सच सामने लाना है तो सबके सामने लाना होगा। नेहा ने बिना देर किए हामी भर दी। वर्षों से उसकी मां पर लगाए गए झूठे आरोप का जवाब अब पूरी दुनिया के सामने दिया जाना था। दोपहर होते होते टाउन हॉल लोगों से भर चुका था। मंच पर धर्मेश चौहान मुस्कुरा रहा था। वह समाज सेवा और ईमानदारी पर भाषण दे रहा था। लोग तालियां बजा रहे थे। कैमरे उसकी तरफ घूम रहे थे। तभी हॉल के पिछले दरवाजे से नेहा अंदर दाखिल हुई। उसके साथ शेखर, सुजाता और कई अन्य महिलाएं थीं जिनकी जिंदगी सावित्री ने बदली थी। कुछ ही क्षणों में लोगों का ध्यान उनकी तरफ चला गया। धर्मेश की नज़र जैसे ही नेहा पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग बदल गया। नेहा बिना डरे मंच की तरफ बढ़ती चली गई। हाल में कानाफूसी शुरू हो चुकी थी। धर्मेश ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। नेहा मंच के सामने पहुंची और ऊंची आवाज़ में बोली, क्या आज यहाँ सच बोलने की अनुमति है? पूरा हाल शांत हो गया। धर्मेश ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल, यहाँ हर किसी को बोलने का अधिकार है। नेहा ने तुरंत माइक पकड़ लिया। तो फिर आज मैं उस महिला की बात करूंगी जिसे 20 साल पहले झूठा साबित किया गया था। हाल में सन्नाटा छा गया। नेहा ने अपनी माँ सावित्री की तस्वीर सबके सामने उठा दी। कई लोग हैरानी से देखने लगे। फिर उसने एक एक करके वे दस्तावेज, तस्वीरें और सबूत सबके सामने रखने शुरू किए जो महेश ने उसे दिए थे। बड़े पर्दे पर तस्वीरें दिखाई जाने लगी। धर्मेश और उसके साथियों की पुरानी मुलाकातें, फर्जी दस्तावेज और वे कागज जिनके जरिए सावित्री को बदनाम किया गया था। लोगों के चेहरे बदलने लगे। पत्रकार तेजी से नोट्स लेने लगे।
कैमरे लगातार रिकॉर्ड कर रहे थे। धर्मेश के माथे पर पसीना दिखाई देने लगा। उसने बीच में बोलने की कोशिश की, लेकिन तभी हॉल के दूसरे कोने से महेश खड़े हो गए। पूरा हॉल उनकी तरफ देखने लगा। उनकी आंखों में शर्म थी। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, नेहा सच कह रही है, मैंने लालच में आकर अपनी बहन के साथ विश्वासघात किया था। यह सुनते ही हॉल में हलचल मच गई। धर्मेश की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। उसने गुस्से में महेश को घूरा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। महेश ने सबके सामने स्वीकार कर लिया कि धर्मेश ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके सावित्री को बदनाम किया था। जिन योजनाओं के पैसों का घोटाला हुआ था, उसके पीछे भी वही लोग थे। अब सारे राज एक एक करके खुल रहे थे। तभी कुछ अधिकारी मंच की तरफ बढ़े। उन्होंने धर्मेश को नोटिस थमा दिया। मीडिया के कैमरे लगातार उसकी तरफ घूम रहे थे। जो आदमी कुछ मिनट पहले सम्मानित समाजसेवी बनकर भाषण दे रहा था, वही अब जवाब देने से बच रहा था। पहली बार उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी माँ याद आ रही थी। वह सोच रही थी कि काश आज वह यहाँ होती, लेकिन शायद कहीं न कहीं वह सब देख रही थी। कार्यक्रम खत्म होने तक पूरा शहर सच जान चुका था। अगले कई दिनों तक हर समाचार चैनल और अखबार में इसी मामले की चर्चा होती रही। धीरे धीरे सावित्री का नाम सम्मान के साथ लिया जाने लगा। जिन लोगों ने कभी उन पर उंगली उठाई थी, वही अब उनकी तारीफ कर रहे थे। कुछ महीनों बाद शहर में एक नया महिला सहायता केंद्र शुरू हुआ। उसका नाम था सावित्री महिला विकास केंद्र। इस केंद्र का उद्देश्य वही था जो कभी सावित्री का सपना था, ज़रूरतमंद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। उद्घाटन के दिन सैकड़ों महिलाएं वहां मौजूद थी। मंच पर लगी अपनी मां की तस्वीर को देखकर नेहा की आंखें नम हो गई। उसने धीरे से अपनी मां की पुरानी पायल को छुआ, वही पायल जिसे बेचने के लिए वह मजबूरी में बाजार पहुंची थी। अगर उस दिन वह पायल बेचने न जाती तो शायद उसे कभी अपनी माँ की असली कहानी पता ही नहीं चलती। कार्यक्रम के बाद नेहा अकेली खड़ी आसमान की तरफ देख रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे माँ मुस्कुराकर कह रही हो, अब मुझे कोई दुख नहीं है। नेहा के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने समझ लिया था कि असली विरासत पैसा या संपत्ति नहीं होती। असली विरासत वह सम्मान, साहस और ईमानदारी होती है जो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को देकर जाती है। एक समय था जब उसे लगता था कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आज वही ज़िंदगी नई शुरुआत बन चुकी थी। उसने आखिरी बार पायल को देखा और मन ही मन कहा, माँ आपका सच हार नहीं सकता था। बस उसे सामने आने में थोड़ा समय लगा और इसी विश्वास के साथ नेहा अपने नए सफ़र की ओर बढ़ गई, जहाँ अतीत का दर्द नहीं बल्कि भविष्य की उम्मीद उसका इंतज़ार कर रही थी। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।